हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज जो कहानी हम आपको बताने वाले हैं वो एक रियल बेस्ड स्टोरी है और इस कहानी में आज हम देखेंगे कि आखिर कैसे एक आम आदमी ने लेस जैसी दुनिया की सबसे बड़ी फूड इंडस्ट्री को बचा लिया था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत साल 1966 से होती है, जहां हम रिचर्ड नाम के एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो एक गरीब परिवार से बिलोंग करता है। रिचर्ड के पिता शराबी थे, जिस वजह से वो अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा शराब पीने में बर्बाद कर देते हैं, जिस वजह से उनके घर में अलग अलग तरह का खाना नहीं बन पाता था। इसलिए रिचर्ड हर रोज खाने में बोरिटोस ही लेकर जाता था, जिसकी वजह से उसकी क्लास के बच्चे उसकी रैगिंग किया करते थे। लेकिन रिचर्ड को उनकी किसी हरकत से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो अपनी फैमिली की कंडीशन को काफी अच्छे से समझता था। अब एक दिन रिचर्ड बहुत सारे बोरिटोस लेकर जाता है। इसके बाद वो अपनी क्लासमेट को वो बोरिटोस खाने के लिए देता है। उसको वो बहुत अच्छा लगता है। तभी उसे बुली करने वाला लड़का भी आ जाता है और वो भी रिचर्ड का बोरिटोस लेकर उसे खाने लगता है। लेकिन उसे वो बोरिटोस इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि वो एक और बोरिटोस लेने लगता है। लेकिन रिचर्ड दूसरा बोरिटोस देने से पहले उससे पैसे मांगता है। अब रिचर्ड हर दिन बहुत सारे बोरिटोस लेकर जाता है और सबसे हर बोरिटोस के 25 सेंट लेता है। अब धीरे धीरे बोरिटोस बेचने की वजह से वो अच्छे खासे पैसे जमा कर लेता है। अब एक दिन वो उन पैसों से अपनी दोस्त के लिए चॉकलेट्स लेने जाता है। लेकिन जब वो स्टोर से चॉकलेट्स खरीद रहा था तो उसके पास इतने सारे पैसे देखकर सब उसे अजीब नजरों से देखने लगते हैं। उनको लगता है कि ये बच्चा कोई चोर है, इसलिए वो लोग वहां पुलिस बुला लेते हैं। इसके बाद रिचर्ड को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। अब ये सब रिचर्ड के लिए एकदम नया होता है। उसे समझ नहीं आता कि वो लोग उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस एक छोटे से बच्चे के साथ बिल्कुल बड़े अपराधी जैसा व्यवहार कर रही थी। और इस घटना का रिचर्ड के मन पर बहुत गहरा असर पड़ा जाता है, जिसकी वजह से वो बड़ा होकर सच में अपराधी बन गया। वो गलत गलत तरीके से पैसे कमाने लग गया था। अब एक दिन वो अपने स्कूल की पुरानी दोस्त से मिलता है, जिससे वो बचपन में प्यार किया करता था। अब रिचर्ड जब लिसा से मिलता है तो दोनों के बीच रिलेशन बन जाता है, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो जाती है। और जब ये न्यूज रिचर्ड को पता चलती है तो उसकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है। उसे पहली बार अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है, इसलिए वो अपने सारे गलत काम छोड़ने का फैसला करता है। वो लिसा के साथ एक हैप्पी फैमिली बसाना चाहता है। अब रिचर्ड अपनी गैंग से भी दूरी बना लेता है। इसके बाद वो लिसा से शादी कर लेता है। अब कुछ समय बीत जाता है और अब रिचर्ड 2 बच्चों का बाप भी बन गया था। अब रिचर्ड के ऊपर जिम्मेदारियां काफी ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए वो इलेक्ट्रिशियन का काम करने लगा था। लेकिन खर्चे इतने ज्यादा थे कि वो इलेक्ट्रिशियन की जॉब करके अच्छे खासे पैसे नहीं कमा पा रहा था। इसलिए वो अपने लिए एक बेहतर नौकरी की तलाश में था। वही लिसा भी घर संभालने के लिए स्ट्रीट सेलर का काम करती है, ताकि वो भी रिचर्ड की मदद कर सके। लेकिन इन सब से भी उनकी लाइफ अच्छी नहीं हो पा रही थी, इसलिए वो एक बार फिर से ड्रग डीलर की गैंग ज्वाइन करने के बारे में सोचने लगता है। अब वो अपने पुराने दोस्त टोनी से मिलने जाता है, लेकिन वो देखता है कि टोनी अब एक साधारण सी लाइफ जी रहा है। असल में टोनी भी रिचर्ड की तरह पहले ही सारे गलत काम छोड़ चुका था। अब जब टोनी को पता चलता है कि रिचर्ड उससे मिलने के लिए सिर्फ इसलिए आया है ताकि वो फिर से ड्रग डीलर बन सके, ये सुनकर टोनी परेशान हो जाता है। इसलिए टोनी रिचर्ड से कहता है कि तुम्हें फिर से गैंग में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर रिचर्ड फिर से इस लाइन में आया तो इसका असर उसके परिवार पर पड़ेगा। अब जब रिचर्ड टोनी की बात सुनता है तो उसे भी लगता है कि उसे फिर से गलत काम नहीं करने चाहिए। इसलिए वो टोनी से कहता है कि अगर तुम मुझे कोई अच्छा सा काम दिलवा सको तो प्लीज मेरी मदद जरूर करना। अब टोनी भी उसकी मदद कर देता है। अब जिस फैक्ट्री में टोनी काम करता है वो रिचर्ड को भी उसी फैक्ट्री में काम दिलवा देता है। लेकिन उससे पहले रिचर्ड को इंटरव्यू देना होगा। अगर वो इंटरव्यू में पास हो जाता है तभी वो इस फैक्ट्री में काम कर पाएगा, क्योंकि जिस फैक्ट्री में रिचर्ड काम करने वाला था वो कोई छोटी मोटी फैक्ट्री नहीं थी, बल्कि वो मैक्सिको की लेस डोरिटोस जैसे फेमस स्नैक्स बनाने वाली बहुत बड़ी कंपनी थी। अब रिचर्ड को एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है, जिसमें उसे अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी होती है। अब रिचर्ड उस फॉर्म को लेकर घर आ जाता है। इसके बाद लिसा उस फॉर्म को भर देती है, लेकिन वो एजुकेशन वाले कॉलम में सेंट हाई स्कूल का नाम लिख देती है, जबकि असल में तो रिचर्ड कभी हाई स्कूल गया ही नहीं था, क्योंकि उसका सारा बचपन चोरी चकारी में निकल गया था। अब रिचर्ड लिसा से कहता है कि तुमने ये हाई स्कूल का नाम क्यों लिखा? तो लिसा उससे कहती है कि कंपनी वाले उन लोगों को जल्दी हायर कर लेते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं। अब रिचर्ड भी उसकी बात मान लेता है। अब अगले दिन जब वो अपना इंटरव्यू देने जाता है तो मैनेजर उसे रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि जिस हाई स्कूल का नाम रिचर्ड ने अपने फॉर्म में लिखा हुआ था वो मैनेजर भी उसी स्कूल में पढ़ा था। इसी वजह से वो रिचर्ड का झूठ पकड़ लेता है। अब रिचर्ड इतनी आसानी से इस जॉब को नहीं खोने देना चाहता था,
इसलिए वो मैनेजर से जिद करने लगता है कि उसे कोई भी काम दे दो, उसे बस काम चाहिए, वरना उसके बच्चे भूखे मर जाएंगे। अब मैनेजर भी उसे केयर टेकर की जॉब दे देता है। अब रिचर्ड भी जॉब पाकर खुश हो जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी में काम करना उसके लिए बहुत गर्व की बात थी। अब वो मन लगाकर अपना काम करने लगता है, लेकिन फैक्ट्री में इतनी बड़ी बड़ी मशीनों को देखकर उसका मन भी उन्हें ऑपरेट करने का होता है, इसलिए वो सभी मशीनों की जानकारी लेने लगता है। अब एक दिन वो अपने सीनियर के पास जाता है और उससे कहता है कि उसे भी मशीनों को ऑपरेट करना है, लेकिन उसका सीनियर उस पर गुस्सा करने लगता है और उससे कहता है कि तुम एक क्लीनर हो, इसलिए तुम अपने काम पर फोकस करो। अब रिचर्ड अपने सीनियर की बात का बुरा नहीं मानता और फिर से अपने काम में लग जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने कुछ भी गलत कदम उठाया तो उसके हाथ से ये नौकरी जा सकती है। अब कुछ दिनों बाद रिचर्ड क्लेव नाम के मशीन ऑपरेटर से मिलता है। अब रिचर्ड उसके पास जाता है और उससे मशीनों के बारे में पूछने लगता है। अब क्लेव जब देखता है कि रिचर्ड को क्लीनिंग से ज्यादा मशीनों में इंटरेस्ट है, तो वो भी रिचर्ड को मशीनों की जानकारी देने के लिए मान जाता है, क्योंकि जब क्लेव इस कंपनी में आया था तब वो भी एक क्लीनर था और उसने खुद ही इन सभी मशीनों को ऑपरेट करना सीखा था, इसलिए वो रिचर्ड के जुनून को फील कर लेता है। अब रिचर्ड जल्दी से अपनी क्लीनिंग का काम खत्म करके क्लेव के पास चला जाता है। इसके बाद क्लेव उसे सभी मशीनों के बारे में डिटेल में बताता है। अब रिचर्ड भी बहुत जल्द मशीन की सारी डिटेल सीखने में माहिर हो जाता है। अब एक दिन जब क्लेव रिचर्ड को मशीनों के बारे में बता रहा होता है, तभी टोनी वहां आ जाता है। वो रिचर्ड को लेकर वहां से चला जाता है। अब वो खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। इसके बाद टोनी उससे कहता है कि तुम्हें क्लेव से दूर रहना चाहिए। अगर मैनेजर को पता चला कि तुम अपने काम से ज्यादा मशीनों में इंटरेस्ट ले रहे हो तो वो तुम्हें काम से निकाल देगा। इस पर रिचर्ड उससे कहता है कि उसे क्लीनर नहीं बनना, बल्कि उसे तो मशीन ऑपरेटर बनना है। अब रिचर्ड की बात सुनकर टोनी उससे कहता है कि तुम्हारे पास फिलहाल जो भी है उसी में खुश रहो, लेकिन रिचर्ड उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। अब अगले दिन रिचर्ड जल्दी ही घर से निकल जाता है और काम सीखने लग जाता है। वो अब कुछ ही घंटों के लिए घर पर जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा समय फैक्ट्री में बिता सके। उसकी इसी मेहनत और लगन की वजह से कंपनी वाले भी उसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का टाइटल देते हैं। लेकिन साल 1991 में जब अमेरिका में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ तो कई लोगों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा था। रिचर्ड की कंपनी में भी कई लोगों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ी। टोनी भी उनमें से एक था। हालांकि रिचर्ड को कंपनी से नहीं निकाला गया था, लेकिन उसके वर्किंग आवर कम हो गए थे। अब रिचर्ड तो बस काम करना चाहता था, इसलिए वो वॉलंटियर के तौर पर दूसरे डिपार्टमेंट के भी काम करने लग गया था। अब एक दिन वो अपनी फैमिली के साथ सामान लेने मार्केट में जाता है। तब वो देखता है कि फ्रीट ले के प्रोडक्ट्स सिर्फ व्हाइट अमेरिकन के लिए बने थे, जबकि लैटिन अमेरिकी लोगों के लिए कोई भी ऐसा स्पेशल प्रोडक्ट नहीं था जो उन्हें खास तौर पर पसंद आए। ये बात उसके माइंड को हिट कर जाती है, लेकिन फिलहाल वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि क्राइसिस की वजह से सभी कंपनियों की सेल्स कम हो गई थी। अब इस स्थिति को सुधारने के लिए कंपनी के सीईओ रॉजर एनरिको एक मोटिवेशनल वीडियो जारी करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि इस मुश्किल घड़ी में हम सभी को कंपनी के बारे में सोचना चाहिए और हमारी कंपनी से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, अगर उनके पास सेल्स को बढ़ाने का कोई तरीका है तो वो अपने विचार अपने मैनेजर के साथ जरूर शेयर करें। अब सभी लोग उस वीडियो को देखते हैं, लेकिन कोई भी सीईओ की बात पर ज्यादा गौर नहीं देता। लेकिन जब रिचर्ड उस वीडियो को देखता है तो वो इस वीडियो को अपने लिए एक बेनिफिट के तौर पर देखता है, क्योंकि अगर एक बार वो सीईओ की नजर में आ गया तो उसका प्रमोशन हो सकता है, या फिर उसे क्लीनर की जॉब से हटाकर मशीन ऑपरेटर की जॉब भी दी जा सकती है। अब यही सब सोचकर वो कंपनी के बारे में सोचने लगता है। अब अगले दिन वो अपने दोनों बेटों के साथ पार्क में जाता है। वो देखता है कि ज्यादातर मैक्सिकन लोगों को मसालेदार कॉर्न खाना बहुत पसंद है, यानी कि वो लोग चटपटा और मसालेदार कॉर्न के शौकीन हैं। ये देखकर रिचर्ड के दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर फैक्ट्री वाले नए चटपटे कॉर्न फ्लेवर को लॉन्च करते हैं तो डोरिटोस की सेल बढ़ सकती है। इसलिए जब वो घर जाता है तो वो अपने इस आइडिया के बारे में लिसा को बताता है। लिसा को भी उसका आइडिया पसंद आता है, इसलिए वो दोनों मिलकर अपने एक्सपेरिमेंट पर काम करने लग जाते हैं। वो बहुत सारा रॉ मटेरियल लेकर आते हैं, साथ ही मैक्सिकन मसाले लाते हैं। अब वो लोग कॉर्न फ्लेवर वाला चटपटा लेस बनाने लगते हैं। इसको बनाने के लिए वो नेचुरल इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ देर बाद वो अपना प्रोडक्ट तैयार कर लेते हैं, जो खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। अब रिचर्ड अपने इस प्रोडक्ट को अपने बेटे से टेस्ट करवाता है, क्योंकि ऐसी चटपटी चीजें बच्चों को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। अब जब रिचर्ड का बेटा उसे खाता है तो उसे वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। ये देखकर रिचर्ड बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब अगले दिन वो अपने इस प्लान को लेकर मैनेजर के पास जाता है। वो उससे कहता है कि उसके पास सेल्स को बढ़ाने का बहुत अच्छा प्लान है। वो उससे कहता है कि एक बार सीईओ के पास
उसका मैसेज भिजवा दो ताकि वो अपना प्लान उन्हें बता सके। लेकिन मैनेजर उसकी कोई बात नहीं सुनता क्योंकि उसे लगता है कि रिचर्ड एक मामूली सा क्लीनर है, इसलिए वो उसकी बात सुने बिना ही वहां से चला जाता है। लेकिन रिचर्ड इतनी आसानी से अपनी मेहनत को बर्बाद नहीं जाने चाहता, इसलिए जब मैनेजर अपने केबिन में नहीं होता तो वो चुपके से उसके केबिन में चला जाता है और वहां से सीईओ का नंबर चुरा लेता है। अब अगले दिन वो सीधा सीईओ के ऑफिस में कॉल करता है, लेकिन कॉल सीईओ की असिस्टेंट रिसीव करती है। रिचर्ड उसे बताता है कि उसे सीईओ से बात करनी है, लेकिन असिस्टेंट उससे कहती है कि वो ऐसे ही सीईओ से बात नहीं करवा सकती क्योंकि वो काफी ज्यादा बिजी है। अब ये सुनकर रिचर्ड परेशान हो जाता है, इसलिए वो असिस्टेंट से कहता है कि उसके पास कंपनी की सेल्स को बढ़ाने का एक प्लान है। अब ये सुनकर वो असिस्टेंट उसकी कॉल सीईओ के पास ट्रांसफर कर देती है। अब रिचर्ड सीईओ को अपने बनाए हुए प्रोडक्ट के बारे में बताता है। सीईओ उससे कहता है कि फिलहाल उनके पास इतना बजट नहीं है कि वो नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर सके, लेकिन रिचर्ड उन्हें बताता है कि मैक्सिकन के ज्यादातर लोगों को स्पाइसी स्नैक्स बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए अगर हम अपने प्रोडक्ट के फ्लेवर में स्पाइसी तड़का लगा देंगे तो उनकी सेल्स पर इसका असर जरूर दिखेगा। अब सीईओ को उसका प्लान अच्छा तो लगता है, लेकिन क्राइसिस के चलते वो रिस्क नहीं लेना चाहता। रिचर्ड आगे कहता है कि मुझे ये आइडिया सीईओ के मोटिवेशनल वीडियो से मिला था। ये सुनकर तो सीईओ उससे इंप्रेस हो जाता है, इसलिए वो रिचर्ड से कहता है कि वो पहले उसके प्रोडक्ट को टेस्ट करेंगे, अगर उसका टेस्ट अच्छा हुआ तो वो इस प्रोडक्ट को जरूर लॉन्च करेंगे। ये सुनकर तो रिचर्ड की खुशी का ठिकाना नहीं होता। अब अगले दिन रिचर्ड अपने उस प्रोडक्ट को सीईओ के पास भिजवा देता है और जब सीईओ उसे टेस्ट करता है तो पहले तो उसे ये बहुत स्पाइसी लगता है, लेकिन फिर जैसे जैसे वो इसे खाने लगता है तो उसे भी उसका टेस्ट पसंद आता है। अब वो रिचर्ड के पास कॉल करता है और उससे कहता है कि 2 हफ्ते बाद वो उसकी ब्रांच में आएंगे, तब तुम अपने प्लान की सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ डिस्कस करना। ये सुनकर रिचर्ड खुश हो जाता है, लेकिन जब मैनेजर को पता चलता है कि सीईओ उसकी ब्रांच में आने वाले हैं तो वो परेशान हो जाता है। अब रिचर्ड भी घर आ जाता है। वो लिसा को सारी बात बता देता है। लिसा उससे कहती है कि तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो रिचर्ड को लेकर लाइब्रेरी में जाती है, जहां दोनों मिलकर सीईओ को दी जाने वाली प्रेजेंटेशन की तैयारी करते हैं। क्लेव भी रिचर्ड की मदद करता है, इसलिए वो उसे प्रेजेंटेशन देने का सही तरीका सिखाता है ताकि वो अच्छी तरह अपनी बात रख सके। अब 2 हफ्ते बाद सीईओ रोजर एनरिको अपनी टीम के साथ कंपनी में आते हैं। इसके बाद रिचर्ड भी उनके सामने अपनी प्रेजेंटेशन शो करता है, लेकिन वो बहुत सारी गलतियां कर देता है, जिस वजह से वो लोग रिचर्ड से इंप्रेस नहीं होते। इसलिए वो प्रेजेंटेशन को साइड में करके अपने तरीके से बात करना शुरू कर देता है। वो सबको बताता है कि लैटिन अमेरिकी लोगों को मार्केट में जितने भी स्नैक्स अवेलेबल होते हैं वो उन्हें अच्छे नहीं लगते क्योंकि वो ज्यादा स्पाइसी नहीं होते, इसलिए उन्हें वो सब बोरिंग लगते हैं। इसलिए हमें भी अपने प्रोडक्ट में मसालेदार और स्पाइसीनेस को बढ़ाना होगा, इससे हमारी सेल्स बढ़ जाएगी। अब सीईओ को उसका प्लान अच्छा लगता है, इसलिए वो रिचर्ड के प्लान में इन्वेस्ट करने का फैसला करता है। अब वो रिचर्ड को 5000 पैकेट बनाने का ऑर्डर देता है और इस नए प्रोडक्ट को सीटोस फ्लेमिंग हॉट का नाम दिया जाता है। लेकिन जब ये प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है तो शुरुआत में कोई भी इसे परचेस नहीं करता क्योंकि उनके लिए ये प्रोडक्ट ट्रस्टेबल नहीं है। अब जब कोई भी इस प्रोडक्ट को नहीं खरीदता तो सीनियर इस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को रोकने का सुझाव देते हैं, लेकिन मैनेजर और रिचर्ड उनसे रिक्वेस्ट करते हैं उन्हें 1 हफ्ते का समय चाहिए। अगर इस 1 हफ्ते में वो इस प्रोडक्ट को बेचने में कामयाब नहीं हो पाए तो वो इसकी प्रोडक्शन को रोक सकते हैं। अब रिचर्ड ने 1 हफ्ते का समय मांग तो लिया, लेकिन उसे खुद भी अपनी काबिलियत पर शक होने लगता है। उसे लगता है कि इतनी बड़ी कंपनी में वो इतने बड़े फैसले लेने के लायक नहीं है। ये सोचकर ही वो निराश हो जाता है। अब रिचर्ड घर आ जाता है, तभी उसका बेटा उससे कहता है कि पापा, मैंने सभी स्नैक्स के कोई ना कोई ऐड देखे हैं, लेकिन मैंने कभी सीटोस फ्लेम इन हॉट का कोई ऐड नहीं देखा। अब ये बात रिचर्ड के दिमाग में बैठ जाती है, इसलिए वो अपने पुराने दोस्तों के पास जाता है। टोनी भी वही होता है। रिचर्ड उन्हें बताता है कि उसकी कंपनी उसके प्रोडक्ट को बंद करने वाली है, लेकिन वो नहीं चाहता कि उसकी मेहनत इस तरह से बर्बाद हो और इसके लिए तुम लोगों को मेरी मदद करनी होगी। रिचर्ड उनसे कहता है कि लोगों को मेरे प्रोडक्ट के टेस्ट के बारे में पता ही नहीं है और जब तक वो लोग इसे टेस्ट नहीं करेंगे तब तक कोई भी उसे नहीं खरीदेगा। इसलिए हमें इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी होगी और लोगों तक अपना प्रोडक्ट भेजना होगा। अब रिचर्ड को ऐसी हालत में देखकर वो लोग उसकी मदद करने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद वो सभी कंपनी में जाते हैं। वो लोग बहुत सारे पैकेट लेकर लैटिन लोगों के बीच बांटना शुरू कर देते हैं ताकि एक बार वो लोग इस प्रोडक्ट को ट्राई कर सके और इसकी सेल बढ़ सके। अब रिचर्ड का ये आइडिया भी काम कर जाता है और धीरे धीरे लोगों के बीच ये प्रोडक्ट फेमस हो जाता है। अब कुछ दिन बाद मार्केट से फ्लेमिंग हॉट के सारे पैकेट बिक जाते हैं। ये देखकर सीईओ काफी खुश होता है,
इसलिए वो रिचर्ड को 5 मिलियन सीटोस बनाने का ऑर्डर देता है, जो रिचर्ड के प्लांट में ही बनने वाले थे। अब इतना बड़ा ऑर्डर पाकर रिचर्ड और बाकी सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब इतने बड़े ऑर्डर को पूरा करने के लिए जिन लोगों को काम से निकाला गया था, उन सबको वापस बुला लिया जाता है। टोनी भी वापस आ जाता है। अब देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं और कंपनी की सेल्स भी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गई थी। और ये सब रिचर्ड और उसके बनाए हुए प्रोडक्ट फ्लेमिन हॉट की वजह से मुमकिन हो पाया था। इसलिए कंपनी के एम्प्लॉय को प्रमोशन दिया जाता है। क्लेव को प्लांट के मैनेजर के तौर पर प्रमोशन मिलता है, जो कि वो पूरी तरह से डिजर्व करता है। रिचर्ड क्लेव के लिए काफी ज्यादा खुश होता है। अब रिचर्ड को भी उम्मीद होती है कि उसे भी मशीन ऑपरेटर के तौर पर प्रमोशन मिल जाएगा, लेकिन कई दिनों तक उसे कोई प्रमोशन नहीं मिलता। ये देखकर वो परेशान हो जाता है। अब कुछ दिन बाद सीईओ रोजर उनके ऑफिस में आते हैं और वो रिचर्ड को प्रमोशन देने का ऐलान करते हैं। अब ये देखकर रिचर्ड काफी खुश होता है, क्योंकि वो कई महीनों से मशीन ऑपरेटर बनने का सपना देख रहा था। लेकिन जब वो सीईओ के पास जाता है तो वो देखता है कि उसे मशीन ऑपरेटर नहीं बनाया गया, बल्कि उसे मल्टी कल्चरल मार्केटिंग का डायरेक्टर बना दिया जाता है। और ये रिचर्ड के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो तो सिर्फ मशीन ऑपरेटर बनने का सपना देख रहा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे डायरेक्टर बना दिया जाएगा। अब सब लोग रिचर्ड के लिए खुश होते हैं, क्योंकि रिचर्ड की वजह से ही उन सबकी नौकरियां बची थी। अब जब रिचर्ड ये न्यूज अपनी वाइफ लिसा को बताता है तो वो पहले तो शॉक हो जाती है और बाद में खुशी से झूम उठती है, क्योंकि फाइनली अब उनके घर की हालत ठीक हो जाएगी। अब रिचर्ड अपनी मेहनत और लगन से कई सारे प्रोडक्ट लॉन्च करता है, जिसके बाद लोग उन्हें गॉड फादर ऑफ लैटिनो मार्केटिंग के नाम से जानने लगे थे। और रिचर्ड के डेडिकेशन की वजह से उसे कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव की पोस्ट भी मिल जाती है। और साल 2019 में 40 साल की सर्विस देने के बाद रिचर्ड रिटायर हो जाता है। और रिचर्ड के रिटायरमेंट के साथ हो हमारी इस कहानी का एंड भी हो जाता है। दोस्तों, रिचर्ड की लाइफ स्टोरी ने हमें ये सिखाया है कि अगर हम अपने काम को पूरी डेडिकेशन और मेहनत के साथ करते हैं तो हमें सक्सेस जरूर मिलेगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। राधे राधे।